नमस्कार, स्वागत है आपका जानेगानेमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खामेनाई को तो खत्म किया, खामेनाई के साथ में जो उनके परिवार के लोग थे उनको भी खत्म किया। लेकिन युद्ध ऐसा लग रहा है कि रुका नहीं है, क्योंकि जो गल्फ रीजन है उसके कई इलाकों में इस समय विस्फोट की खबरें आ रही हैं, जैसे कि दुबई हो गया, ओमान हो गया, यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि इतना क्रूशियल माना जाता है उसको भी बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी जो कुछ खबरें आ रही हैं वो उस तरीके की खबरें हैं कि शायद कई ऑयल टैंकर्स थे जिन पर अटैक किया गया है। एक ऑयल टैंकर में कुछ 15 भारतीय मौजूद थे। तो ये कितना गंभीर होता जा रहा है, ये कितना इस समय एस्केलेट और ज्यादा कर सकता है, और ये युद्ध कितने दिन चलेगा, क्या कुछ ईरान में होगा, ये बहुत सारी बातें इस समय विश्व जिनके सवाल के जवाब जानना चाह रहा है। इस समय हमारे साथ हिंदू के सीनियर असिस्टेंट फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं कल्लोल भट्टाचार्य। कल्लोल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबरें आ रही हैं कि ओमान के तट पर कुछ ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ है, जो भारतीय कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक ऑयल टैंकर जिसमें कि 15 भारतीय थे उनके अटैक होने की खबर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा नीलू जी के ऑयल टैंकर पे अटैक हुआ है। और अटैक होने का कारण जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कल। और उस ऑर्डर के तहत उन्होंने बैन किया था कि जो टैंकर या फिर शिप्स जो कार्गो वेसल्स है वो गल्फ एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए घुस नहीं पाएंगे। तो इसी ऑर्डर को वैलिड करने के लिए उन्होंने एक्यूज किया है। ये एक जो शिप पलाऊ के फ्लैग बेयरिंग एक शिप है। अब उस शिप को उन्होंने टारगेट किया है। पर साथ ही साथ मैं आपके दर्शकों को यह भी कहना चाहूंगा कि अभी अभी की जो खबर है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा ही डिटेल्ड प्रेस नोट है, उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया में। वहाँ उन्होंने डिटेल में कहा कि पिछले 24 घंटे में जितने बॉम्बिंग्स और ड्रोन अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, उसमें कई सारे देशों के अलग अलग नेशनैलिटीज के लोगों का उन्होंने लिस्ट बनाया है। और उसमें जैसे नेपाली, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ऐसे कई देशों के लोग हताहत घायल हुए हैं। और एक दुख की बात यह है कि 3 पाकिस्तानी नागरिकों का उसमें डेथ हुआ है। तो ये इस बात का पुष्टि हो चुका है कि भारत के नागरिकों का इस युद्ध में इंजर्ड होने की खबर कंफर्म्ड है। अब कितने लोग इंजर्ड हुए हैं इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, बट इतना कंफर्म्ड है कि भारत के सेवरल नागरिक जो यूएई में है वो घायल हुए हैं, और ओमान में लोग घायल हुए हैं। तो ये एक कंफर्म्ड खबर है फिलहाल के लिए। और ये एक बढ़ता हुआ एक इस जंग का जो दायरा है ये बढ़ रहा है। ये एक रीजन वाइड कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले रहा है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो टॉप लीडरशिप को जंग के पहले दिन ही टारगेट कर लेना, ये बड़ा ही अननेचुरल किस्म का और बहुत ही इलीगल किस्म का एक जंग लगता है। क्योंकि किसी भी लड़ाई में टॉप लीडरशिप को इस तरह से असैसिनेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। और आज जैसे ईरान के सड़कों पर लाखों के करीब लोग निकल रहे हैं सरकार के समर्थन में, तो उससे तो ऐसा लगता है कि जो रजीम चेंज का जो संभावना अमेरिका और इसराइल की तरफ से दिखाया गया था शायद वो उतना जल्दी ना हो। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमद निजाद उनका भी शायद असैसिनेशन हो गया है ओके। अमेरिका और इजरायली बॉम्बिंग में। हम्म। तो ये लड़ाई बहुत सीरियस होता जा रहा है, सबको घेरता जा रहा है। लेकिन कल्लोल, आई एम श्योर भारत इस समय कंसर्न्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय मूल के बहुत सारे लोग ईरान में भी हैं और गल्फ रीजन में भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड हैं, क्योंकि दुबई की खबरें आ रही थी, जैसे कि दुबई के टर्मिनल पर बॉम्बिंग की खबरें आ रही थी, उसके आसपास मिसाइल अटैक्स हुए हैं। और अब जैसा कि आप तेहरान में बता रहे थे, आज तेहरान की सुबह सड़कों पर इंतकाम वाला जो एक वॉर क्राई था वो सुनाई पड़ा। लाखों की तादाद में सड़क पर लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि खमेनाई की जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उसके लिए बदला लेना चाहिए। मैं एक सोशल मीडिया पर एक विजुअल देख रही थी कि वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ईरान की, वहां पर एक लाल रंग का झंडा लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कि अब ईरान बदला लेगा। अभी ये भी खबरें आ रही हैं जो मैं लेटेस्ट देख रही हूँ कि
अब ईरान और इसराइल दोनों के बीच में ये अटैक्स बढ़ गए हैं। और लेकिन जो भारत की सरकार है, अभी भारत के सरकार ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और ये कितना दुखद है, और क्या अब क्या रिस्पॉन्स आ सकता है एमईए की तरफ से? देखिए नीलू जी, बात यह है कि ये जो लाल फ्लैग जो ईरान के मस्जिद में, सबसे बड़े मस्जिद में जो लहराया जा रहा है इस वक्त, ये ईरान के इतिहास के कुछ खास मौकों पर ही ऐसे इस फ्लैग का इस्तेमाल होता है। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा जब सुलेमानी का जब असैसिनेशन हुआ था बगदाद में, उस वक्त भी ऐसा फ्लैग लहराया गया था। पर इस वक्त का जो ऐतिहासिक मोड़ है ईरान के लिए, वो खास तौर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान ने एक पहली बार एक उनका जो स्पिरिचुअल लीडर है उनको खोया है। तो मेरे ख्याल से बाहर के देशों के लोगों के लिए इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर ही हम अली खमीनाई को मानते थे। पर अली खमीनाई सिर्फ एक सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, वो शिया मजहब के, जो इस्लाम के शिया स्कूल जो है उसके एक चीफ पॉन्टिफ भी थे। मान लीजिए वो, जैसे कि उन शिया मजहब का जो पोप, वो थे अली खमीनाई। अब शिया मजहब का पोप का इस तरह से हत्या कर देना, ये सिर्फ ईरान के लिए दुख की बात नहीं है। आज आप देखे होंगे को कारगिल में, श्रीनगर में, भारत के अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तान के कराची में आज जो लोग मारे गए हैं, 9 से 10 लोगों की हत्या की खबर है कराची से। और वैसे जो पूरा जो शिया समुदाय है पूरे दुनिया में, खास तौर से सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न हिस्से में, पूर्वी सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, लेबनान, सीरिया, इराक, इन सब मुल्कों में जो शिया समुदाय है, इन सब के लिए बहुत ही दुख की एक घड़ी है। तो ये बड़ा ही इमोशनल पीरियड है। और इस दौरान जो ईरान ने घोषणा किया है, वो जो लाल फ्लैग आपने मेंशन किया, अब लगभग 40 दिन का ईरान ने एक मोर्निंग पीरियड का घोषणा किया है। अब 40 दिन का मॉर्निंग पीरियड जो है, एक शहीद का मॉर्निंग का मतलब है कि एक तरह का एक वेलकम किया जाएगा कि अगर शहादत के लिए किसी को आगे आना है तो वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उसकी इजाजत, यानी कि इसकी परमिशन दी जाएगी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शहादत कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि धर्म इस वक्त खतरे में है जैसा उनको लग रहा है। तो ये बड़ा ही, बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत डेंजरस एक समय है क्या ये पूरे सही है कल्लुल, क्या सही है कि ये अब आयतोला खामेनेई की जगह आयतोला अराफी को अपॉइंट किया गया है एक सुप्रीम लीडर के तौर पर? और ये ईरान की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसी से आ रहा है कि आयतोला अराफी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आईएसएनए ने इसको रिपोर्ट किया है। देखिए नीलू जी, जो ईरान के इतिहास में पिछले 55 साल का, अगर हम ईरान के इस्लामी आंदोलन का अगर इतिहास देख लें, पहले तो जो खोमैनी थे, आयतुल्ला खोमैनी, जो पहले पेरिस में रहते थे, उसके बाद शाह के जमाने में, वो जब शाह का पतन हुआ तो 1979 में वो वापस आए। उसके बाद खोमैनी का जो स्टैचर था, वो स्टैचर खोमैनी इसलिए हासिल कर पाए थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा था, बहुत उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, और उसके चलते वो लोगों के बीच एक हीरो का दर्जा पाए थे। अब ऐसा ही एक स्टैचर अली खमीनाई को मिला था, क्योंकि अली खमीनाई पिछले 3 दशक से ज्यादा समय, लगभग 40 साल, मान लीजिए 40 42 साल से ईरान के लोगों के बीच उनके हर दुख दर्द को बांटते हुए आए। और ईरान के जो भी मुसीबतों का ईरान को सामना करना पड़ा, अली खमीनाई उस वक्त ईरान के लोगों के साथ थे। तो इस वक्त का जो जो असली जो मुद्दा है, वो दूसरा सक्सेसर ढूंढने का नहीं है। इस वक्त का असली मुद्दा है एक जो उनका वहां पे जो मातम का जो एक आलम बना हुआ है, एक मातम का, एक जो शोक का जो परिवेश है ईरान में, उसके बीच वो क्या करेंगे। क्योंकि इतने बड़े एक बुजुर्ग, 86 साल 87 साल के एक बुजुर्ग, एक इंसान का इस तरह से हत्या हो गया है। वो उनके सियासी और उनके जो स्पिरिचुअल दोनों हिस्सों का वो लीडर थे ईरान में। तो ये मौका मेरे ख्याल से सक्सेसर ढूंढने का नहीं है, ये मौका इस बात का है कि इतने बड़े नेता का हत्या हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ईरान में इस बात को लेकर इस वक्त चहल पहल हो रही है। बिल्कुल। मैं देख रही हूँ बहुत सारा इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन आया है, जैसे कि मैं पोप
लियो 14 का देख रही हूँ. Faced with the possibility of a tragedy of immense proportions, I make a heartfelt appeal to all the parties involved to assume the moral responsibility of halting the spiral of violence before it becomes an unbridgeable chasm. May diplomacy regain its proper role, and may the well-being of people who yearn for peaceful existence founded on justice be upheld. And let us continue to pray for peace. उसी तरीके से मैंने देखा है कि प्यूतिन ने भी इस पर रिएक्ट किया है. और प्यूतिन का अगर हम ट्वीट देखें तो उसमें लिखा है कि उन्होंने कहा है कि द असैसिनेशन ऑफ इरानियन सुप्रीम लीडर इज अ ब्रूटल मर्डर दैट वायलेट्स ऑल एथिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ. भारत ने अभी तक क्यों नहीं रिएक्ट किया, और भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो भी देखना है. क्या कहेंगे, और भारत के एंड पर क्या अपडेट है आपके पास कल्लू? देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 दिन से कि सरकार की तरफ से कुछ निंदा की जाए इस बात का, कुछ ऐसे कुछ स्टेटमेंट अगर हमें मिले. पर इस वक्त इतना हम कह सकते हैं कि अब तक हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं है. पर अब ये खबर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद शाम के 9 बजे या 9, 9:30 बजे वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो मीटिंग है उसको कन्वीन किया है उन्होंने, और वो उस मीटिंग को लीड करेंगे. तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ स्टेटमेंट आने के तरफ शायद स्टेप्स उठाए जाएंगे. मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं. पर मैं इतना कह सकता हूँ, भारत के पास जो डिप्लोमेटिक स्पेस पहले था वो काफी कम हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बस 4 दिन पहले ही या फिर 3 दिन पहले इसराइल से लौटे, और इसराइल से लौटने के 2 दिन बाद ये जंग शुरू हो गया, और इसराइल लेकिन और आपको अमेरिका लगता है ने ईरान कल्लू, पर आपको लगता है कि भारत का एमईए या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको कंडेम कर पाएंगे कि भाई जो भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम ये बोलेंगे, या फिर एक जनरल शांति के लिए एक अपील कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी वहां पर? देखिए, ईरान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. ईरान के साथ भारत के रिश्ते सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन लेवल का है. आपको याद होगा जब खतामी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस का शुरुआत किया था खतामी ने, और भारत के प्रधानमंत्री ने उस वक्त के उन्होंने सपोर्ट किया था. तो ये रिलेशन बहुत पुराना है, और इतने पुराने रिलेशंस के बीच अगर ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आउटराइट कंडेम करना चाहिए कि, और इस तरह का जो हत्या है, और खास तौर से कल भी हमने इस बात का डिस्कस किया कि किसी नेता को इस तरह से बॉम्ब गिरा के मार देना, और वो भी जंग के पहले ही दिन. अगर हम महाभारत का भी 18 दिन का जो लड़ाई है कुरुक्षेत्र की, उसको भी अगर हम पढ़ें तो देखते हैं कि जो 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 लीड कैरेक्टर्स है उस महाभारत के युद्ध के, उनका भी शुरुआती दिनों में वध नहीं होता है. वो जंग के आखिरी समय में ही उनका देहांत होता है, बिल्कुल. क्योंकि वो सबसे बड़े नेता होते. तो किसी भी समाज में, किसी भी जंग में, युद्ध में कुछ नियम, कुछ रीति को मानकर ही जंग लड़ा जाता है. इस तरह से मेरे ख्याल से जंग नहीं होता, और ये इलीगल एक किस्म का एडवेंचरिज्म है कुछ 2-3 देशों की तरफ से. और भारत मेरे ख्याल से एज अ पोस्ट कॉलोनियल या फिर एंटी कॉलोनियल पावर जो रहा है, भारत को तो इस बात को कंडेम करना चाहिए. बहुत कुछ भारत को करना चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी और हम उसकी उम्मीद भी करते हैं, लेकिन भारत ऐसा कर पाएगा? और जैसा आपने कहा कि भाई भी 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इसराइल से लौटे हैं, तो कुछ भी बहुत ज्यादा कहना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो नेतन्याहू और अमेरिका के साथ वो ज्यादा खड़े हुए इसमें नजर आएंगे. तो क्या ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज भी हो गया है कि आप ईरान के मसले पर कैसे रिएक्ट करेंगे? इसका पुशबैक क्या हो सकता है, इसका क्या रिएक्शन हो सकता है? अब आप देखिए, जैसे आज खबर आ रही थी कि लखनऊ में शिया कम्युनिटी इस समय 8 बजे के करीब या 8:30 बजे के करीब दे आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट. आई एम श्योर भारत के कई हिस्सों में इसको किया जाएगा. तो अब भारत इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, मुझे ये, बिकॉज इट इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल्सो. जी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो खैर घर की बात है, और इसमें अलग अलग लोग और डायलॉग करने के लिए लोग हैं, समझाने बुझाने के लिए लोग हैं. पर मेरा जो चिंता है वो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी एक्सक्यूज मी, जो नागरिक गल्फ में रहते हैं उनको लेकर है. और ये बेचारे ज्यादातर मजदूर, यानी कि ब्लू कॉलर लेवल के काम करते हैं, खुले इलाके में काम करते हैं, सड़कों पर, रेस्टोरेंट में, पोर्ट्स में, अलग अलग फैसिलिटीज में. जैसे कल बहरीन में यूएस बेस में हमला हुआ,
अब हम आपको बता सकते हैं कि यूएस बेस के जो केटरिंग सर्विसेज होते हैं उसमें हजारों के संख्या में लोगों को नौकरी लगाई जाती है हर साल। और केटरिंग सर्विस में सिर्फ इंडिया और नेपाल यही दोनों देशों के नागरिकों को नौकरी दिया जाता है और हजारों की संख्या में वहां पर इंडियंस काम करते हैं। तो बहुत ऐसे माहौल में उनका जो रिस्क प्रोफाइल है बहुत ज्यादा है। और इनका क्या होगा, मान लीजिए वहां पे इतने शिया लोग वहां पर है, ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में हैं। हर दूसरे तीसरे सड़क पे आप देखेंगे इंडियन लोग घूम रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर वहां पर अगर पब्लिक के वहां की जो जनता है उनके बीच अगर इस तरह का कुछ लगे कि हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमारे खिलाफ हैं, हमारे एग्जैक्टली। नेता का वध हुआ है, अगर इस तरह का उनको लगे तो हमारे जो लोग वहां पर है उनके साथ क्या हो सकता है, बिल्कुल। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से सरकार को आउटरीच करना चाहिए समझाने के लिए। अगर जरूरत पड़े तो सरकार हमेशा एक शार्प एक कदम ले सकता है, क्योंकि कंडेम करे ये ऐसे आप आपके वायलेंस को तो हिसाब कंडेम से कर ही सकते हैं। कल्लुल कितने आपके हिसाब से कितने लोग भारतीय मूल के होंगे ईरान में? उनके लिए भी तो इस समय जान का खतरा है। अगर भारत उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता तो आई एम श्योर उनके ऊपर अटैक्स भी हो सकते हैं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स तो हो ही रही हैं। जी अभी मैं जैसे कि पिछले साल ही जब ये मिसाइल एक्सचेंजेस हो रहे थे, पिछले साल और 2024 में भी, उस वक्त भी हम लोगों ने जब देखा कम से कम 20,000 30,000 के करीब भारतीय नागरिक। और ईरान में हमेशा कोम जैसे शहरों में भारत के जो पिलग्रिम्स होते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा कि उनको उस वक्त समर्थन नहीं मिल रहा था, उनको ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक तो ईरान जंग के मूड में है, ईरान इसराइल के साथ जंग लड़ रहा है। तो इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है कि भारत के लोगों का सपोर्ट करे या फिर उनको यहाँ से वहां ले जाए बस में बिल्कुल। बिठाकर। तो ये जो है ऐसा माहौल है कि ईरान में जो रहने वाले भारत के लोग हैं 20-25 हजार के करीब है इस वक्त। उनका भी सिक्योरिटी एक इशू है, क्योंकि अगर जंग का माहौल है तो इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है। अब कहाँ पर जो बाहर के लोगों का सेफ्टी कहाँ से होगा जब देश ही उनका ऐसे एक बहुत ही बुरे हालत में जंग में फंसा हुआ है। नहीं, लेकिन अब जो एस्केलेशन है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 घंटे पहले ही मैं देख रही थी कि जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं कॉट्स, उनका बड़ा एक बयान सामने आया है कि हम बहुत कम ऊंचाई से तेहरान के ऊपर नॉन स्टॉप हमले कर रहे हैं। और ये बात सभी टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि कम ऊंचाई से तेहरान के ऊपर अगर हमला करने का दावा वो अभी भी कर रहे हैं, जबकि खामेनाई मर गए हैं, खामेनाई की हत्या हो चुकी है, उनके परिवार वाले खत्म हो गए। अब वो क्या चाहते हैं? इसराइल अब चाहता क्या है? अब तो खामेनाई भी खत्म हो गए, तो क्या अब जो दूसरा सुप्रीम लीडर आया है अब उसको भी मानने की कोशिश की जाएगी? अल्टीमेट गोल क्या है इसराइल का? जी। हवाई हमले करके भले नीचे से करे या फिर ऊपर से करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हवाई हमले से लोगों को मार सकते हैं वो, पर जो रेजिम चेंज की जो बात वो करते हैं वो रेजिम चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब साधारण आम जो जनता है, आम जनता जब निकल आते हैं सड़कों पर सरकार के समर्थन में, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार को डरने की बात नहीं है। भले आज आयतुल्ला खमेनाई ना रहे, पर जो दूसरे लोग हैं वो संभाल लेंगे अगर जनता उनके समर्थन में बाहर आ गया है। तो अभी वही दिखाई दे रहा है कि ईरान के बड़े बड़े शहरों में जैसे अभी देखा भारत में लखनऊ में लोग आए हैं, वैसे लाखों की संख्या में मिलियंस ऑफ पीपल वो निकल कर आ रहे हैं और ईरान में जो नेता लोग मारे गए हैं उनके लिए वो शोक जता रहे हैं। तो बात ये है कि ईरान को इसराइल के लोग चाहते हैं कि इसराइल के नेता चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, पर रिजीम चेंज बॉम्ब गिराने से नहीं होता है। रिजीम चेंज लोगों के चाहने से होता है। और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि ईरान इतना एक विशाल मुल्क है, वहां पर सेना वो भेज नहीं सकते। और अगर सेना नहीं भेज सकते तो फिर ऑक्यूपेशन तो नहीं हो सकता जैसे कि इराक का हुआ था। तो बिल्कुल। हाँ, क्योस फैला सकते हैं, बॉम्बिंग के जरिए इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। पर वही अगर कोशिश करेंगे तो ईरान भी कोशिश कर सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। तो अभी मंडे को देखिए, कल तो तेल का बाजार खुलेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कल तेल का बाजार खुलते ही सबको पता चल जाएगा कि भाई अगर
ईरान को तबाह करने की कोशिश हो रही है, तो ईरान भी दूसरों को तबाह कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो और मैं दुबई पर बॉम्बिंग हो रही है, तो वो एक इंडिकेशन है कि सब खतरे में है। ऐसा नहीं है कि बस ईरान के ऊपर बॉम्ब गिराने से सिर्फ ईरान ही खतरे में है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस लास्ट का सवाल आपसे लेती हूँ। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा है और कंडेम किया है कि नॉट इवन अ ट्वीट टू एक्सप्रेस वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस अबाउट द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बिसाइड्स बीइंग Shia community's religious leader by the government of India. As a sovereign nation, we've had a long standing relationship with Iran. Why should we be silent in expressing condolence? और उधर कमला हैरिस का एक ट्वीट है। कमला हैरिस का ट्वीट अभी कुछ घंटों पहले का है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ड्रैगिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ वॉर द अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट. Let me be clear, I'm opposed to a regime change war in Iran, and our troops are being put in harm's way for the sake of Trump's war of choice. अब आखिरी में बस वही आपसे सवाल करूंगी कि भारत के लिए अब ऑपोजिशन को भी हैंडल मिल गया है, क्योंकि अभी तक भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और अब तो ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। डोमेस्टिकली क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार बैकफुट पर रहेगी अगर आज भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन अगर नहीं देती है भारत की सरकार? देखिए, मेरे ख्याल से कंडेम करने से या फिर ना करने से, हाँ, मॉरल अथॉरिटी जो है भारत सरकार का, जो कि एक एंटी कॉलोनियल ट्रेडिशन से निकलकर आया हुआ एक देश हमारा है भारत की जो मॉरल अथॉरिटी है, जो ग्लोबल साउथ में, इसका इरोजन होगा अगर हम इस वक्त ईरान के साथ, अगर ईरान की जो सॉवरेनिटी का जो वायलेशन हुआ, इसका अगर हम हाईलाइट ना करें तो। बट मैं साथ ही साथ ये याद दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि कल मंडे है और कल तेल का बाजार खुलेगा। और तेल का बाजार पूरे दुनिया के लिए और खास तौर से हम सब के लिए, भारत के लिए सबसे अहम है, क्योंकि हम जो हमारा अपना तो एनर्जी सप्लाईज डोमेस्टिक नहीं है, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा जो एनर्जी सिक्योरिटी हमारा है वो वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट एशिया है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही एनर्जी प्राइसेस $100 को क्रॉस करेगा, वैसे ही हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को और ज्यादा हवा मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जैसे कि इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अगला 72 घंटा बहुत अहम है। और जो ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट अभी आने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतना बड़ा हमला, और ईरान जो कह रहा है कि अगर उनके ईरान के ऊपर वायलेशंस होंगे, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग होगी, तो ईरान भी रीजन को खींच लेगा एक किस्म के कोलैप्स में, एक किस्म का एक तरह का जो मेल्ट डाउन है उसमें, और उसमें भारत भी खींचता हुआ चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही आ जाएगा, क्योंकि भले वो कंडेम ना करे, बट कंडेम ना करने का मतलब ये नहीं कि जो सच्चाई है वो हम लोगों से दूर रहेगा, क्योंकि ये हम सब इसको देख रहे हैं। और इमीडिएट हमारे ऊपर फॉल आउट यही होगा कि हमारे रेमिटेंसेस गल्फ से घट जाएंगे। अगले एक महीने में ही हम देखेंगे रेमिटेंसेस घट जाएंगे, कि नौकरी वगैरह वहां पे पेमेंट्स टाइम पर नहीं होगी। और दूसरा है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को जेपरडाइज किया जाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी प्राइसेस स्पाइक अप करेंगे तो बिल्कुल साफ है कि जो आपने नाम लिया प्रियंका चतुर्वेदी वगैरह, इनके जैसे नेताओं के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल। बस अंत में बस चलते चलते कि क्या ये भारत के लिए एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन अब हो चुकी है? ईरान पर हमला, भारत का चुप रहना, और कल जैसा आपने कहा कि कल मंडे है, तेल का बाजार खुलेगा, तो भारत के लिए क्या एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन है? और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होने वाली है, क्या उसमें ये सारे डिसीजंस कल्लोल क्या लिए जाएंगे? हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस इस वक्त बहुत कम है, भारत सरकार के पास बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि यूएई के राज परिवार के साथ जनवरी के महीने में एक जैसे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट के तौर पे साइन किया। उसके बाद इसराइल गए प्रधानमंत्री। तो भारत भी एक तरह के वेस्ट एशियन थिएटर में एक किरदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि जो भारत का जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है, शांति के प्रति हमारा समर्थन, डीकॉलोनाइजेशन के प्रति भारत का समर्थन, और इंपीरियलिज्म के खिलाफ भारत का अब जो आवाज उठाना, जो हम 100 साल से भी ज्यादा समय से करते आए हैं, ये जो हमारे ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन कहा जाएंगे ऐसे मौकों पर। ये देखने वाली चीज है कि इस वक्त जो इन्होंने एंगेजमेंट्स किया है पिछले 2-3 महीने में, मोदी सरकार के पास क्या
उस तरह के एक्सरसाइज करने से डिप्लोमेटिक ऑप्शंस घट गए हैं, या फिर अभी भी ऑटोनॉमी लेकर, कुछ एजेंसी लेकर वो कुछ वर्ड्स ईरान के लिए या फिर अरब मुल्कों के लिए कह सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसे मौकों पर अगर इस बात अगर ऐसा लगे कि भाई आप ईरान के साथ नहीं है तो भी खतरा है, और अगर आप ये कहें कि भाई आप खाड़ी के देशों के साथ, जो अरब मुल्कों के साथ है, तो भी खतरा है। तो ये समय है बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हुए एक मॉरल पोजीशन लेने का, कि वायलेंस को कंडेम करना चाहिए, और जो एक 86-87 साल के बुजुर्ग एक धार्मिक नेता और जो सियासी नेता भी थे, उनका इस तरह से हत्या हो जाना, इसको कंडेम करना चाहिए। एक बेसिक मिनिमम, एक फेयर एग्रीमेंट पे आना चाहिए कि जो भारत करे और उसका कोई विरोध भी ना हो। मेरे ख्याल से एक ऐसा पोजीशन ले सकता है भारत, अगर भारत सरकार चाहे। पर देखते हैं अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में कैसा एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्लोल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।